देखिए बेटा, E2 मैग्नीज की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, E2 मैग्नीज में हम लोग ने बात किया था कि E2 काइनेटिक्स में जो एलिमिनेशन होता है वो लीविंग ग्रुप और जो बेस होना चाहिए, ठीक है, वो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, है ना। ये बात हम लोग ने करी थी ना डिस्कस। यस सर। उस उसी पे बेस्ड है ये। तो E2 काइनेटिक्स में बेस और जो आपका लीविंग ग्रुप है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। अब उसका एप्लीकेशन आज हम लोग समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। इस बात का क्या मतलब है कि बेस और लीविंग ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। तो इसमें एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फिशर प्रोजेक्शन में आपको एक एल्किल हैलाइड दिया गया है। अच्छा, क्या E2 काइनेटिक्स का मीनिंग, मतलब E2 काइनेटिक्स की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो मेनली तभी आपको देखने को मिलेगी जब आपको कोई एल्किल हैलाइड फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करके दिया जाए, है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, तो एल्किल हैलाइड को आपको उसने एक फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करके दिया हुआ। तो यहाँ पे उसका स्टीरियो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी रिएक्शन वो एल्कोहलिक एवेज के साथ कर रहा है, हीट कर रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे E2 काइनेटिक्स लगेगी, क्योंकि एल्कोहलिक एवेज बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक एल्कीन उसने सिस एल्कीन बनाई बेटा, एक उसने ट्रांस एल्कीन बनाई है ना। एक सिस एल्कीन, एक ट्रांस एल्कीन है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रुप होंगे वो फेनिल होंगे, है ना। हाइड्रोजन नहीं होगा, फेनिल होगा, ठीक है। तो एक सिस एल्कीन बन रहा है, एक ट्रांस एल्कीन बन रहा है। तो हम लोग को ये पता लगाना है कि सिस एल्कीन इसमें एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कि इसमें ट्रांस एल्कीन बनेगा, या दोनों बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो आपको फिशर प्रोजेक्शन है, इसको पहले, सबसे पहले आप बेटा कन्वर्ट कर लीजिए न्यूमान प्रोजेक्शन में, ठीक है। अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे आंसर देना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा, इस फिशर प्रोजेक्शन का कन्वर्जन करना होगा न्यूमान प्रोजेक्शन में, ठीक है। ये याद है आप लोगों को, फिशर प्रोजेक्शन से न्यूमान प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं? देखिए, बहुत इजी होता है। पहले एक सर्कल आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और इसमें आप ऐसा करिए कि जो ये हाफ मॉलिक्यूल है, इसको आप ऐसे करिए कि ये जो दो काइरल कार्बन है यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका अपर हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा, ये आपका लोअर हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको क्या कीजिए, लोअर हाफ मॉलिक्यूल को फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है, फोल्ड कर देना है ऊपर की तरफ। तो देखिए, जब उसको फोल्ड करेंगे तो ये फेनिल किसके पीछे आ रहा होगा, फोल्ड होने के बाद ब्रोमीन के पीछे आ रहा होगा, है ना बेटा, समझ में आ रही बात। यहाँ से हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, यहाँ से बेटा इतने पार्ट को फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और इसको इसी के पीछे ले जा रहे हैं, तो फेनिल ब्रोमीन के पीछे आ जाएगा, एच है जो वो फेनिल के पीछे आ जाएगा, और मेथिल के पीछे क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा, है ना। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई। यस सर। यस 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 सर। तो यही हम लोग को ड्रॉ करना है। और हम लोग ने ये भी स्टीरियो में पढ़ा था कि जो आपका ये होता है फिशर प्रोजेक्शन, इसमें फिशर प्रोजेक्शन में जो दोनों काइरल कार्बन होते हैं, इसके अबाउट आपको स्टैगर्ड, सॉरी, इसके अबाउट आपको एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन देखने मिलता है। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपको एक्लिप्स्ड फॉर्म ही मिलेगी। देखो, ये मैंने दिखा दिया मिथिल, ये मैं मान रहा हूँ ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है, इसको मान लो फ्रंट कार्बन। और ये वाला कार्बन बेटा फोल्ड कर रहा हूँ तो जस्ट उसके पीछे जाएगा, तो वो रियर कार्बन बन जाएगा। तो ये मेथिल हो गया, ठीक है। और ये ब्रोमीन राइट साइड पे आ गया, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे राइट साइड पे है। और लेफ्ट साइड पे जो है वो इधर आ जाएगा, फेनिल। अब जब फोल्ड करेंगे तो देखिए, इस मेथिल के पीछे कौन आएगा, ये मेथिल आ जाएगा, है ना, रियर कार्बन का। तो ये मैंने यहाँ पे मेथिल बैठा दिया, देखिए, ठीक है। और ये फेनिल किसके पीछे बैठेगा,
ये फेनिल ब्रोमीन के पीछे बैठ जाएगा, और ये H के पीछे क्या आएगा, फेनिल के पीछे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात बताओ समझ में आ रही है? यस सर। yes, sir. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो फिशर ये आपको जो कन्फर्मर मिला हुआ है न्यूमन प्रोजेक्शन में, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन मिला। अब आप इसको क्या करिए, इसको एंटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। और एंटी फॉर्म भी कैसे देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो लीविंग ग्रुप है यहाँ पे देखो, इसमें लीविंग ग्रुप आपका कौन है, ब्रोमीन है। ठीक है, और इसमें लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा। ठीक है, और बीटा कार्बन इसके पड़ोस वाला होता है। अब बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको बेस लेके भागेगा, है ना। और हम लोग ये बात कर चुके हैं, बेस और ये जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए वो एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। तो ये चीज आपको फिशर प्रोजेक्शन में नहीं देखनी है, ये चीज आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखनी है। ठीक है, और ये इसका जो कन्फर्मर अभी बना है ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। अब यहाँ पे बेस बैठा हुआ है ना, और वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के एंटी पेरिप्लेनर आएगा, है ना। अभी अच्छा बताओ, इस समय क्या ब्रोमीन के एंटी पेरिप्लेनर है ये हाइड्रोजन, No, sir. नो है सर। ना। तो इस समय नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि ब्रोमीन इधर है और एच अगर देखें तो इधर है, तो इनके बीच में तो एंगल 120 आ रहा है, एंटी पेरिप्लेनर में वो 180 पे आना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना होगा ऐसे केस 60 में, degree इसका turn. हाँ एंटी कन्फर्मर बनाना होगा। उसके लिए हमें फ्रंट कार्बन को फिक्स करके रियर कार्बन के बाद रोटेशन करना पड़ेगा। और इसमें आप देखो रोटेशन कितने एंगल से करो कि ब्रोमीन के जस्ट सामने आ जाए हाइड्रोजन, एंटी पोजीशन पे आ जाए, है 60 ना। degree right. 60 डिग्री से घुमा दीजिए, है ना। तो ये हाइड्रोजन बेटा इधर आ जाएगा, बाकी ये वाले भी घूम जाएंगे 60 से। तो हमें क्या करना है, 60 डिग्री से रोटेशन कर देना है बेटा, क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, 60 डिग्री से रोटेशन कर दीजिए, जिससे उसका एंटी कन्फर्मर बन जाएगा, है ना। और क्योंकि E2 काइनेटिक्स तभी लगेगी जब जो बेस है वो आपका लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में एंटी पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 60 डिग्री से रोटेट करा दीजिए। ठीक है, 60 डिग्री से आपको रोटेट कराना है। देखिए 60 डिग्री से रोटेट कराने पे ऐसा बनेगा, ये आपका सर्कल हो गया। फ्रंट कार्बन को फिक्स रखिए, फ्रंट कार्बन को नहीं घुमाना है, हाँ रियर कार्बन को रोटेट कराना है। तो आपका ये हाइड्रोजन आ गया इधर एंटी पे, और ये मेथिल इधर आ जाएगा, और ये फेनिल इधर आ गया। ठीक है, बस इसी मौके का इंतजार कर रहा होगा हमारा बेस, क्योंकि जैसे ही इसके एंटी पे आया तो अब ये ये अटैक करेगा इस एच पे। ठीक है, और इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये इधर मूव करके डबल बॉन्ड बना रहा होगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, और ये Br- निकल जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में आप देखिए कि जो लीविंग ग्रुप है, ठीक है, वो इस बेस के रिस्पेक्ट में एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पे आ गया है। तो बस यहाँ से वो निकल जाएगा, और यहाँ से निकलते ही आपका देखो कन्फर्मर क्या बन रहा है। देखो फ्रंट कार्बन पे मेथिल बच रहा है, फ्रंट कार्बन पे मेथिल है, ठीक है, और फेनिल है। फ्रंट कार्बन पे दो ग्रुप बचे हैं, मेथिल और फेनिल। रियर कार्बन पे देखो जरा, तो रियर कार्बन पे मेथिल और फेनिल। ठीक है, ऐसा बन रहा है ना। अब इसमें आप देख लो कि ये जो कन्फर्मर बन रहा है इसमें सेम ग्रुप कितने डिग्री पे आ रहे हैं, जैसे दोनों मेथिल कितने डिग्री पे आ रहे हैं, देखिए 60 60 डिग्री degree. पे आ रहे हैं। और ये फेनिल भी देख लीजिए,
ये भी 60 डिग्री पे आ रहे हैं, और सेम ग्रुप अगर 60 डिग्री पे आ रहे हैं या फिर 120 पे भी आ रहे हैं, तो फिर वो सिस फॉर्म होगी। वो कौन सी फॉर्म होगी? वो जो एल्कीन बन रही है यहाँ पे, वो सिस एल्कीन बन रही है। और सपोज ऐसा होता कि मेथिल ये दोनों 180 पे आ जाते, तो वो कौन सी एल्कीन होती? ट्रांस। वो ट्रांस एल्कीन हो जाती है ना। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर सेम ग्रुप 60 डिग्री पे हो या फिर 120 पे भी आ जाए, तो वो हमेशा सिस फॉर्म बनेगी और 180 पे ट्रांस बन जाएगी। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये जो एल्कीन हमारी बन रही है, ये सिस एल्कीन बन रही है, ठीक है ना। तो ये मेथिल, और इस कार्बन पे जो मेथिल है, ये आप ऐसे लगा दिए, सेम साइड, फेनिल भी सेम साइड। तो यहाँ पे ये एल्कीन क्या बन रही है? सिस एल्कीन बन रही है। और ये एक स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी होती है। तो इसमें केवल बेटा सीसी एल्कीन बनेगी, ट्रांस एल्कीन बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि जिस समय बेस निकाल रहा होगा उस बीटा हाइड्रोजन को, उस समय दोनों मेथिल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस कॉन्फ़िगरेशन पे होंगे, ठीक है, या दोनों फेनिल भी सिस पे होंगे। तो इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इसमें केवल सिस एल्कीन ही बनेगी बेटा। सर ट्रांस माइनर में बनेगा? हाँ नहीं, ट्रांस माइनर में नहीं बनेगा, है ना। ओनली सिस एल्कीन विल फॉर्म, ओनली सिस एल्कीन फॉर्म सेलेक्टिवली, इसीलिए इसको स्टीरियो सेलेक्टिव बोल रहे हैं, है ना। E2 काइनेटिक्स को इसीलिए स्टीरियो सेलेक्टिव बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और ट्रांस दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है, तो उनमें कोई एक ही बनेगा एट ए टाइम। जैसे यहाँ पे सिस बन रहा है तो ट्रांस नहीं बनेगा, है ना। ये अगर मान लो ट्रांस बन रहा होता तो सिस फिर ना बन पाता, है ना। बात आ रही है ना समझ में? यस सर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इसको देख लीजिए और एक ये वाला आप खुद से करिए जो नीचे दिया हुआ है ना, ठीक है। है ना। तो बेस आपका जब भी निकालेगा बीटा हाइड्रोजन को, वो तभी निकालेगा या तभी उसको रिमूव करा पा रहा होगा बीटा हाइड्रोजन को, जिस समय वो बीटा हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में एंटी पेरी प्लेनर पोजिशन पे आ रहा होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये वाला एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको क्लियर हो यस सर, जाएगा। ट्रांस बनेगा सर। इसमें अच्छा, सार्थक बेटा ट्रांस बन रहा है इसमें? यस सर। नहीं सही है, ट्रांस बनेगा इसमें। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए। जो भी आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया है ना, पहले आप उसका बना लीजिए, उसका न्यूमन प्रोजेक्शन बना लीजिए। और हमेशा फिशर का न्यूमन जो बनेगा वो एक्लिप्स्ड बनता है, ठीक है। उसमें लोअर हाफ मॉलिक्यूल को फोल्ड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, उससे आपका तैयार हो जाता है। और फिर इसमें देखिए कि लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन अगर पहले से ही एंटी पे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलेगा। वो पहले से एंटी पे आएंगे नहीं, क्योंकि एंटी कन्फर्म में स्टैगर्ड फॉर्म होती है ना। और जो उसका कन्वर्जन होता है वो एक्लिप्स्ड में होता है, तो आपको रोटेट कराना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से रोटेट कराइएगा कि हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे एंटी पोजीशन पे आ जाए, मतलब 180 पे आ जाए, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो सिस है कि ट्रांस है ना। इसमें यस। आपका ट्रांस बनना चाहिए। यस सर, ट्रांस बन रहा है। ट्रांस बन रहा है।
ठीक है, ट्रांस बन रहा है तो बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, सभी लोग इसको एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट करिए। यस सर, बन रहा है। yes, सभी बच्चों का बन रहा है। यस सर। Yes. यस चलिए ठीक है, एक बार जो चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप इसको, इसके लोअर हाफ पार्ट को फोल्ड करके इसका हम लोग बनाएंगे न्यूमन प्रोजेक्शन। तो एक सर्कल बनाया और ये सामने की तरफ जो है ये फ्रंट कार्बन है, इसमें ये वाला कार्बन फ्रंट है, ठीक है, और ये वाला रियर है। इस पे एक मेथिल अटैच्ड है, एक ब्रोमीन है, एक फेनिल है। तो जब फोल्ड करेंगे तो ये हाइड्रोजन ब्रोमीन के पीछे जाके छुप जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा दिया, देखो ये मैंने, ब्रोमीन के पीछे हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे फेनिल आ जाएगा, और यहाँ तो मेथिल ही आएगा, ठीक है। तो ये बैठ गया आपका हाइड्रोजन, और फेनिल के पीछे फेनिल आ जाएगा, और मेथिल के पीछे मेथिल आ जाएगा। तो ये आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म बन रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग को एंटी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और एंटी बनाना है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप। तो अभी तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल 0 डिग्री दिख रहा है, और हमें इसको पहुंचाना है बिल्कुल 180 पे। तो यहाँ पे हमें कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, रोटेशन बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेटा 180 डिग्री से रोटेशन करना होगा। वो चाहे आप क्लॉकवाइज कर दिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, वो दोनों ही बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें मेथिल टॉप पे आ गया, ब्रोमीन इधर आ गया राइट साइड। फ्रंट कार्बन को फिक्स रख के रियर को रोटेट करा दीजिए, है ना। वैसे किसी एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कराना होता है, लेकिन हम लोग हमेशा फ्रंट को फिक्स कर लिया करेंगे और रियर कार्बन को रोटेट करा दिया करेंगे। तो ये हाइड्रोजन इधर आ गया, और ये फेनिल के सामने फेनिल आ गया, मेथिल के सामने मेथिल आ गया। अब ये एंटी फॉर्म बन गई, ठीक है। ये एंटी कन्फर्मर बन गया विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ठीक है। अब बेस बस इसी मौके का इंतजार कर रहा होगा। बेस जो होगा वो अब यहीं पे अटैक करेगा, इसी स्टेप में वो अटैक करेगा बेटा, और ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा कार्बन के बीच में मूव करेंगे, और ये ब्रोमीन आपका लीव आउट कर देगा, ठीक है। एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन जैसे ही मिलेगी तो बेस वहां पे बीटा हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। तो मेथिलोफेनिल फ्रंट कार्बन पे ये हो गया, और रियर कार्बन पे आप देखोगे तो यहाँ पे बैठ गया है आपका फेनिल, और यहाँ मेथिल। अब देखो फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन के फेनिल 180 पे आ गए 180 पे, तो आपको ये दिखना चाहिए सेम ग्रुप 180 पे आ रहे हैं। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म में ऐसा होता है ना। ट्रांसफॉर्म में सेम ग्रुप अपोजिट साइड लाई करने लगते हैं 180 पे। तो मेथिल के सामने मेथिल आ जाएगा बेटा, और फेनिल के सामने फेनिल आ गया। तो ओवरऑल आपका ट्रांस आइसोमर ही बनेगा सिलेक्टिवली, मतलब 100% यही बनेगा ट्रांसफॉर्म। इसमें सिस फॉर्म बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। इसमें सिस एल्कीन जो होगी ओनली
100% ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांस एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे केवल बेटा ट्रांसफॉर्म ही बनेगी, सिस एल्कीन नहीं बनेगी। क्लियर हो गया बेटा? Yes. Yes, sir. हाँ। तो इस तरह से आपसे पूछे आ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। फिशर प्रोजेक्शन में जब भी दे ना, तो आप समझ जाइएगा कि वो कहीं ना कहीं वो उसकी स्टीरियो से कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक, E2 इन विक डाई हैलाइड, है ना। विक डाई हैलाइड में E2 कैसे होती है, ठीक है। विक मतलब होता है विशनल डाई हैलाइड। विशनल आप जानते हैं कि जब भी दो एडजेसेंट से अटैच्ड हो जाते हैं दो, तो उसे ही हम लोग कॉमन में विशनल डाई हैलाइड बोलते हैं, है ना। विशनल डाई हैलाइड या विक डाई हैलाइड, ठीक है। तो ये आपका जो है ये विशनल डाई हैलाइड, एक मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है विशनल डाई हैलाइड का। इसमें ब्रोमीन जो है वो एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करा दी बेटा एल्कोहलिक गैस से, है ना, हीट किया हुआ है। तो इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ है। अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ है। किसी एक कार्बन, इसी एक ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में मान लिया ये अल्फा कार्बन है ना, और ये मान लिया मैंने बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, आप समझ पा रहे हैं। अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकल गया होगा, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। बेस ने इसको निकाला होगा, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए होंगे, और ये ब्रोमीन निकल गया होगा, है ना। तो ऐसे आपका ये एक एल्कीन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसको समझ लीजिए कि जब बेटा कोई विक डाइहैलाइड लेते हैं, अल्कोहलिक एवज लेते हैं, तो ये कह रहा है कि अल्कोहलिक एवज इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। अल्कोहलिक एवज बेटा बोलते हैं कि मेनली एल्कीन के सिंथेसिस के लिए तो सूटेबल होता है, ठीक है। मेनली इसको एल्कीन बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आप एल्कीन का फर्दर एलिमिनेशन करना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है ना। एल्कीन का फर्दर एलिमिनेशन आसानी से नहीं होता है। उसका रीजन भी आप समझ लीजिए कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। देखो जैसी एल्कीन बनती है, जैसे ही एल्कीन बनती है, तो ब्रोमीन ये जो हेलोजन है बेटा, इसका लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ देखिए रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए, है ना। जबकि पहले तो यहाँ पाई बॉन्ड था नहीं, देखिएगा, और किसी की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, ये उसमें अल्फा बीटा कार्बन के बीच में तो कोई पाई बॉन्ड था नहीं। तो ये ब्रोमीन के जो लोन पेयर थे वो कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, है ना। बोलो भाई। जिससे यहाँ पे कौन सा करेक्टर था, ब्रोमीन और हेलोजन के बीच में यहाँ बेटा सिंगल बॉन्ड करेक्टर था, सिंगल बॉन्ड करेक्टर था। लेकिन अब यहाँ सिचुएशन बदल गई है, देखा देखिए देखिए, जैसे ही पाई बॉन्ड आया है ये कार्बन के बीच में, और एक हेलोजन जो बैठा हुआ है, इसका जो लोन पेयर होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने लगेगा। जिससे यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ जाएगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक Yes. है। तो अब ये जो दूसरा ब्रोमीन है ना, इसको निकालना डिफिकल्ट है ना। पहले तो बेटा यहाँ पे कहीं भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर था नहीं, सिंगल बॉन्ड करेक्टर था। तो ये दोनों ब्रोमीन में कोई एक ब्रोमीन तो बड़ी तेजी से निकल जाएगा, मतलब बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन भैया दूसरे ब्रोमीन को निकालना डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको निकालना अब आसान नहीं रहेगा भैया, क्योंकि ये ब्रोमीन अब पार्शियल डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो और लेकिन आपने कसम खाई हुई है कि नहीं मुझे इसको भी निकालना है। तो जब भी पार्शियल डबली बॉन्डेड ब्रोमीन को निकाल के आपको अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराना है, तो आपको बेटा अल्कोहलिक KOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। बोलते हैं कि अल्कोहलिक OH एल्कीन बनाने तक तो ठीक है, लेकिन एल्काइन बनाने में यील्ड अच्छी नहीं मिलती, बन तो जाता है लेकिन यील्ड इतनी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन आप बेटर यील्ड के साथ भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एल्काइन बने और अच्छी यील्ड के साथ बने, तो आपको बेस स्ट्रॉन्ग लेना होगा जो एल्कोहलिक के बेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और वो है हमारा ये सोडामाइड NaNH2।
NaNH2 जो होता है वो अल्कोहलिक QH से भी कई टाइम ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो देखो इस पैराग्राफ में पढ़िए, आप इसको रीड करिए। अल्कोहलिक QH इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्कीन, फर्दर एलिमिनेशन इज अ टफ रिएक्शन। है ना, वो टफ है, क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर यहाँ पे आ गया। सो स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। अब भैया इसका भी बड़ा भाई लेना पड़ेगा तुम्हें, इससे स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा यहाँ पे, और वो सबसे सूटेबल होता है सोडामाइड। ऐसे केस में सोडामाइड बहुत बढ़िया काम करता है। तो देखो लिखा है सोडामाइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस सो इट कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्काइन। मेनली एल्काइन बनाने के लिए ये यूज किया जाता है ना। इसका मतलब अगर यही रिएक्शन आप डायरेक्ट इसी के साथ कराते, सोडामाइड के साथ, तो एल्कोहलिक केवल तो बेटा एल्कीन ही बना पा रहा था केवल, है ना। ये दोबारा एल्काइन बना तो लेता लेकिन फिर यील्ड अच्छी नहीं मिलती, इसलिए इससे एल्कीन ही मेनली बनाए जाते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि एल्काइन बनाना है तो बेटर है कि आप क्या ले लें, यहाँ पे सोडामाइड ले लिए। उससे क्या होगा, 2 बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, पहले ये बीटा का हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ निकलेगा, ठीक है, फिर ये वाला बीटा हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ जाएगा, अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड मतलब कहलाएगी एज ए मेजर प्रोडक्ट, है ना, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको रखना है। जैसे मान लो कि ये रिएक्शन है, ठीक है, ये आपको विक डाई हैलाइड दिया हुआ है, आप देखिए अड़ोस पड़ोस के कार्बन पे 2 क्लोरीन में ढाल दिए, वो सोडामाइड के साथ हीट कर रहा है। तो आपको क्या करना, 2 बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा देना है। ठीक है, पहले बेस, मान लिए बेस यहाँ वाले H को हटाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, फिर बेस इस दूसरे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये वाला बीटा कार्बन है, इसका H भी निकाल लेगा, है ना। ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों बीटा हाइड्रोजन को बारी बारी से निकालेगा, और फाइनली ये क्या बना देगा, एल्काइन। ठीक है, चाहो तो आप स्टेप वाइज भी दिखा देते हो, दिखा सकते हो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट लास्ट ही होगा एल्काइन, तो आप सीधे उसी को बना दीजिए, है ना। जैसे ये ले लिया आपने, ठीक है, तो इसमें भी आप समझ रहे हैं 2 बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। पहले अगर ये अल्फा कार्बन है तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, पहले बेस इसको निकालेगा तो एक HBr निकलेगा, है ना, फिर दूसरे को निकाल लेगा बेस। ठीक है, फिर और इसके 2 मोल तो लेने ही पड़ेंगे बेटा, है ना। वो जब भी लिया जाता है एक्सेस में लिया जाएगा, तो दूसरा मोल फिर बेटा यहाँ से H निकालेगा, और जब वो H निकल रहा होगा, ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड और बन रहा होगा, और ब्रोमाइड आयन फिर निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे एल्काइन बन जाएगी। ठीक है, बोलो भाई, आगे बात समझ में। सर सर ये फर्स्ट एग्जांपल में आपने ऊपर लिखा था अल्काइन के नीचे मेजर, तो सर क्या कोई माइनर प्रोडक्ट भी बन रहा होगा? माइनर प्रोडक्ट इसमें एल्कीन, थोड़ कुछ मॉलिक्यूल एल्कीन के पूरे 100% नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, है ना, क्योंकि एल्कीन से एल्काइन बनने की यील्ड 100% नहीं होती, तो कुछ परसेंट में एल्कीन रह जाएगा, तो उसको एज ए माइनर प्रोडक्ट बोल सकते हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन फिर यस। भी ये मान के चलिए कि मोर देन 80% हमें एल्काइन मिल जाती है इस रिएक्शन में, अगर हम लोग सोडामाइड लेते हैं तो। सर यहाँ पर भी जैसे जब एल्काइन बनेगा तब एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन होनी चाहिए ना? हाँ हाँ, मतलब वो E2, देखो यहाँ भी E2 ही हो रही है, मैकेनिज्म यहाँ भी E2 है, तो जहां जहां E2 होगी वो एंटी पेरी प्लेनर प्लेनर वाली कंडीशन हर जगह लग रही होगी, है ना, वो यहाँ भी लग रही होगी। अब जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है कि जैसे ये आपको दे दिया उसने, है ना, अब यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है, अगर आप गौर कीजिए यहाँ पे, तो ये तो अल्फा हो गया जिससे दोनों हेलोजन कनेक्टेड है, और ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। अब यहाँ पे आप कहाँ से बीटा निकालेंगे, किस बीटा कार्बन से H निकालेंगे। More substitute. तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट रूल लगाना होगा, है ना।
मोर सब्स्टिट्यूटेड से निकालेंगे कि यहाँ पे एमाइड आयन जो है वो नॉट बल्कि बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस तो है लेकिन बल्कि नहीं है। ठीक है, और अगर बेस बल्कि नहीं होता है तो वो कौन सा एल्कीन बनाता है ना, वो सैडजेफ एल्कीन बनाता है। ठीक है, सैडजेफ एल्कीन में बोलते हैं कि आप अगर उस बीटा कार्बन से H निकालेंगे जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है ना, तो वहां से आपका क्या बनेगा, मेजर एल्कीन बनेगा। ठीक है, सैडजेफ एल्कीन। तो बेस बेटा इधर से निकालेगा लेफ्ट वाले को, तो पहले एक Cl को हटाएगा, फिर वो दूसरे Cl को हटाएगा। मतलब अगर 2 स्टेप में वो लिखा हुआ है तो आप 2 स्टेप में ऐसे बना सकते हैं। पहले आप एक Cl को हटा दीजिए, ठीक है, और फिर एक Cl को हटा दीजिएगा। अभी भी ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बेस फिर अब इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकाल लेगा। अभी एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है ना, तो अब इसको निकालेगा तो अब आपका एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ब्यूट टू आइन ये मेजर प्रोडक्ट होगी, ब्यूट टू आइन। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हम लोग को क्लियर समझ में आनी चाहिए। एक क्वेश्चन देखो, ये आपका पूछा भी गया है 2019 में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है वो। ठीक है, एक उसने विक विक डाई ब्रोमाइड दे दिया है, पहले स्टेप में वो एल्कोहलिक केवच ले रहा है ना, तो एल्कोहलिक केवच एक बार तो करा देगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, एल्कीन तो बना देगा। ठीक है, तो एक बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन आप करा दो यहाँ पे, तो पहले स्टेप में अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराएंगे, तो इसमें ठीक है, तो बेस कहाँ से H निकालेगा, तो जैसे मान लो कि इसमें कोई भी ब्रोमीन आप निकाल लो, ठीक है, जैसे ये ब्रोमीन निकलेगा तो ये वाला H आपका क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और OH माइनस इसी को रिमूव कराएगा। OH माइनस बेस है ना, तो वो इस पे अटैक करेगा H पे, और इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये वाला ब्रोमीन निकल जाएगा। ये अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया मैंने। ठीक है, तो पहले तो आपका बेटा एल्कीन बन जाएगा एल्कोहलिक OH लेने पे। ठीक है, लेकिन अगले स्टेप में देखो उसने ले लिया है सोडामाइड, है ना, तो सोडामाइड अब क्या करेगा, अब ये एल्काइन एल्कीन जो बनी है इसमें फिर एक बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा देगा। सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है उसने। ठीक है, सोडामाइड को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व कर दिया है ना, करेला वो भी नींद चढ़ा हुआ है। तो समझ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस वो भी बेसिक मीडियम है। तो अब ये फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराएगा। अब की अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्काइन। हाँ, अब आपका एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीज अभी भी वो एंटी पेरीप्लेनर वाली है, लेकिन यहाँ पे कोई स्टीरियो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फिशर प्रोजेक्शन तो दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बिना मतलब स्टीरियो के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ब्यूट 1 है ना। ठीक है, और इन चारों में ब्यूट 1 केवल एक ही है, थर्ड है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से देखो पूछा हुआ है, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अल्कोहलिक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है कि वो आपका एल्कीन में करा दे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, है ना।
तो इसके लिए आपको उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ गया। अगले स्टेप में उसने सोडामाइड देखो लेकर आया। ठीक है, अब इसमें एक रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी आप नोट कर लिए। ये भी एक विक डाई हैलाइड की रिएक्शन है, ये भी एक विक डाई हैलाइड की रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है इसको आप देखिए समझिए। इसमें एक आपको देखो विक डाई हैलाइड दिया हुआ है ना, और इसमें रिएजेंट पे आपको गौर करना है। इसमें रिएजेंट है NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अच्छा, ये रिएजेंट आपको एक नेम रिएक्शन में ऑलरेडी आ चुका है, ये याद आ रहा है? Lancastrian reaction. Lancastrian reaction. फ्लिंकलिस्ट रिएक्शन है, गुड। तो NaI एसीटोन फ्लिंकलिस्टिन रिएक्शन में भी आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये विक डाइहैलाइड उसकी रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ करा रहे हैं, और थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा। तो इसमें एल्कीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें जो प्रोडक्ट आएगा आप देंगे गौर कीजिए, तो एल्कीन बनता है, और प्लस बाई प्रोडक्ट में I2 और सोडियम हैलाइड बनता है। तो ये भी काफी फेमस रिएक्शन है। अगर विक डाई हैलाइड लिया जा रहा हो कभी, ठीक है, मतलब दो हैलोजन होना चाहिए अड़ोस पड़ोस के कार्बन में, है ना, और वहां पे रीजेंट फ्लिंकलिस्टिंग रीजेंट वाला लिया जा रहा हो, तो वहां पे एल्कीन बनने लगती है, और इसकी काइनेटिक्स भी E2 काइनेटिक्स होती है। और इसकी जगह इसका सब्स्टिट्यूट एक ये भी होता है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो जो फंक्शन इसका होता है ना NaI एसीटोन का, सेम यही फंक्शन इसका होता है। तो इन दोनों में कोई भी कैटलिस्ट है वो सेम ही प्रोडक्ट बनाते हैं। ये मैकेनिज्म देखो लिखी हुई है, सिंपल सी मैकेनिज्म है। इसमें जैसे देखो ये पहले लिया हुआ है विक डाइब्रोमाइड, तो इसमें एक I माइनस जो होता है, एक I माइनस, वो क्या करता है, Br जो एक ब्रोमीन जो है एक हैलोजन को पे अटैक करता है, उसको कैप्चर करता है, और इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इधर ये ब्रोमीन, दूसरा वाला ब्रोमीन लीविंग ग्रुप बन गया। देखिए, एक ब्रोमीन के स्पेक्ट में दूसरा ब्रोमीन लीविंग ग्रुप बन गया, और यहाँ पे ये एल्कीन बन गया, और वो I माइनस Br के साथ मिलकर एक इंटर हैलोजन कंपाउंड बना रहा है, IBr। ठीक है, फिर ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड बना है, इससे फिर दूसरा I माइनस रिएक्ट करता है, सेकेंड मोल इसका, इसके तो टोटल 2 मोल इसमें लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब वो दूसरा I माइनस I पे अटैक कर रहा है, Br को निकाल रहा है। ठीक है, और I पे क्यों अटैक कर रहा है, ये आप समझ सकते हो कि ब्रोमीन और आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ब्रोमीन होगा, तो ब्रोमीन पे डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा, और आयोडीन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। मतलब ये वाला आयोडीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये I माइनस जो है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, वो इस I प्लस पे अटैक करेगा, है ना, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे, और Br माइनस निकल जाएगा, तो I2 बन जाएगा, और Br माइनस, और ये दोनों Br माइनस वो सोडियम आयन के साथ वो सॉल्ट बना देंगे, NaBr। ठीक है, तो ये भी एक तरह की E2 काइनेटिक्स है ना। इसमें बस ये है कि हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, इसमें हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन, ब्रोमीन बीटा हाइड्रोजन की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है ना। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो I माइनस होता है वो बाकी जो 3 हैलोजन है उनके साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड बना लेता है। इस वजह से ये यहाँ पर I माइनस Br माइनस को इसको रिमूव करा रहा है। ठीक है, Yes. तो बस ये आपको याद रखना है। अगर मैकेनिज्म आप भले ही नहीं याद रखते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई विक डाइहैलाइड है Na आइसोटोन ले रहे हैं तो ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे पहली रिएक्शन है, देखिए इसमें आपने उसने विक डाई ब्रोमाइड विक डाई क्लोराइड लिया हुआ है, और रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ करा रहे हैं। तो बताइए क्या बनना चाहिए इसमें, है ना, सीधे प्रोडक्ट बता सकते हैं। So NaCl plus I2 plus डबल बॉन्ड के साथ कंपाउंड।
हाँ प्रोपीन बन जाएगा ना बेटा, तो प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक Na को ये लेके भाग गया, एक NaI और, ठीक है, इसको ये दूसरा आई, ठीक है, और दो आई मिलके I2 बना देंगे वाला लास्ट में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, प्रोपीन बन जाएगा, है ना, उसका IUPAC नेम भी लिख लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये कंपाउंड है ना, ये भी विक डाइब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन वो करा रहा है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अच्छा, जो फंक्शन सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन इसका है, वही सेम इसका भी है। तो इसमें भी क्या बनेगा बताइए, मेन प्रोडक्ट बस बता दीजिए क्या बनेगा। सर डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ब्यूटीन। ब्यूटुइन, ब्यूटुइन। है ना, ब्यूट, हाँ ब्यूटूइन बन जाएगा इसमें, ठीक है, सर इसमें बाय ब्यूटूइन। प्रोडक्ट क्या होंगे? बाई प्रोडक्ट देखिए इसमें बन जाएगा ZnBr2। इसमें केवल एक ही बाई प्रोडक्ट बनेगा, ZnBr2, ठीक है। इसमें एसिटिक एसिड क्योंकि सॉल्वेंट है, तो रिएक्ट करे, जैसे ऊपर एसीटोन सॉल्वेंट है, एसीटोन रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पे जिंक केवल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, ZnBr2 बना देगा, ठीक है। हाँ थर्ड वाला देखो, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल लग रहा है, कोई कौन बताएगा, पलक बेटा बताओ चलो, थर्ड वाले में क्या बनेगा। Yes, sir. सर यहाँ पे ब्यूटू आइन बन जाएगा। ब्यूटूआइन है ना, ठीक है। ये आपने यहाँ पे टेट्रा ब्रोमाइड ले रखा है ना, विक डाई ब्रोमाइड की जगह वो विक टेट्रा ब्रोमाइड है। तो इसमें भी वही कहानी, देखो 1 मोल जिंक 2 मोल ब्रोमीन को निकालेगा, तो इसमें 2 मोल यूज हो जाएंगे जिंक के, ठीक है, तो वो चारों मोल ब्रोमीन को निकाल देगा। तो एक डबल बॉन्ड बेटा इधर से आएगा, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, है ना। तो आपका यहाँ पे एल्काइन बनेगा, ठीक है, एंड सर और एक प्लस चीज सर, दो जैसे मोल कि ZnBr2। जो हम लोग सिंपल विक डे टाई हाइलाइट में कर रहे थे कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, NaNH2 करते हैं इसलिए। तो क्या इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है कि डबल बॉन्ड ब्रेक कर पाएगा, मतलब डबल बॉन्ड के बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड ला पाएगा? यहाँ पे देखो, ये दोनों ही सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो जैसे टेट्रा ब्रोमाइड भी लेंगे तो भी ये सफिशिएंट है बनाने के लिए, है ना, ओके। ठीक है। अब जैसे ये फोर्थ नंबर है, ये कौन बताएगा भाई, किससे पूछा जाए भाई, बताओ भाई, विनीत बताओ चलो, फोर्थ वाला बताओ क्या बनना चाहिए। साइक्लोहेक्सीन ZnBr2। साइक्लोहेक्सीन है, जेडेजा तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये भी एक साइक्लिक विक डाइहाइड है ना, साइक्लिक विक डाइब्रोमाइड है। तो इसमें भी डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसको ऐसे समझने के लिए समझ सकते हो कि एक जिंक दोनों ब्रोमीन को निकाल लेंगे, है ना, जिंक की 2+ वैलेंसी वैसे भी स्टेबल होती है। तो जे साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा प्लस ZnBr2, ठीक है। अच्छा, ये वाला भाई बताओ भाई, 5 नंबर वाला कौन बताएगा। हाँ जय बेटा बताओ चलो, 5 नंबर। हाँ बेटा बताओ जय बेटा। हाँ विनीत ने देखो आंसर दिया है अभी, बिल्कुल सही। विनीत बेटा सही है तुम्हारा, ठीक है। और कोई बताओ भाई, तुषार बेटा बताओ क्या बनेगा।
साइक्लोहेक्सीन ही बनेगा। अभिनंदन, हाँ क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सीन। इसमें थोड़ा सा स्टीरियो आपको समझना होगा बेटा, इसमें बेटा रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। पेरीप्लेनर वाली पोजीशन नहीं है। हाँ, पेरीप्लेनर वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं वैलिड है। देखो इसमें उसने क्या किया कि दोनों ब्रोमीन वेज बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया है ना। अब वही बात है ना, देखो अभी आपने इसकी मैकेनिज्म पढ़ी थी, ये देखो यहाँ मैकेनिज्म। तो यहाँ पे इस चीज को आपको गौर करना चाहिए कि ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन ये निकल तो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी पेरीप्लेनर भी होने चाहिए, क्योंकि E2 काइनेटिक्स ही लग रही है यहाँ पे। तो जब दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है तभी वो मैग्नीज एप्लीकेबल हो पा रही है कि I माइनस यहाँ पे इस ब्रोमाइड आयन को निकाल रहा है, तब ये डबल बॉन्ड बन रहा है, देन ये Br माइनस लीव आउट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि आपने दोनों ब्रोमीन को वेज बॉन्ड से कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये दोनों ब्रोमीन आउटसाइड द प्लेन लाई कर रहे हैं। ये वाला ब्रोमीन भी बेटा थोड़ा इसको विजुलाइज करिए, ये बाहर आ रहा है प्लेन से और ये भी बाहर आ रहा है, तो इनके बीच का ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कभी 180 एंगल बना ही नहीं सकते, है ना? बोलो भाई। यस। और इतना पार्ट रिंग से कनेक्टेड है, तो ये तो वैसे ही फ्रोजन टाइप की रिंग हो गई, मतलब इसमें तो ये कभी ब्रोमीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी पोजीशन पे नहीं आएंगे, है ना? तो E2 काइनेटिक्स कांट अकर, E2 kinetics can't takes सर place। जैसे इससे पहले में क्वेश्चन किया इसमें 4 ब्रोमीन थे, सर इसमें अगर 2 और ब्रोमीन होते वो सर एंटी पेरिप्लेनर होते तो सर उनमें हो जाती रिएक्शन फिर, तो सर ये दोनों लगे रहते हैं। जैसे आप थर्ड वाले में पूछ रहे हैं ना, ये सर इसमें जैसे होते सर 2 एंटी पेरिप्लेनर होते सर, ये जैसे दोनों नहीं है सर, वहां पे डबल बॉन्ड फिर आता। नहीं देखो इसमें जैसे ये वाला ब्रोमीन जब निकलेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ब्रोमीन निकलेगा, है ना, क्योंकि ये 180 पे आ रहे एंटी पेरिप्लेनर है। और फिर ये जब इसमें I माइनस इस ब्रोमीन को निकालता तो ये वाला ब्रोमीन निकलता, फिर मतलब इस तरह से निकलेंगे दोनों, है ना। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला एंटी पेरिप्लेनर है और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला एंटी पेरिप्लेनर। सर मैं रिंग में पूछ रहा हूँ सर, रिंग में अगर 4 होते सर उनमें से 2 सर एंटी पेरिप्लेनर ना होते और सर 2 होते। हाँ, अगर रिंग में 4 लगा देंगे तब तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी पेरिप्लेनर हो जाएंगे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, ये समस्या है बस, है ना। वहां पे वहां पे डबल बॉन्ड बन के रुक जाएगा फिर। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है ना। इसने देखो यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन बना के दिया और रिएक्शन NaI एसीटोन से करा रहा है। अब इतना आपको समझ में आ रहा है कि ये I माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एंटी पेरिप्लेन होना चाहिए। लेकिन अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन में आप ध्यान रखना कि आपको भले ही लग रहा हो कि ये क्लोरीन 180 पे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो 180 पे है नहीं, है ना, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ग्रुप होते हैं ये आउटसाइड द प्लेन लाई करते हैं, है ना, ये बात Yes. पता है ना आपको। Yes. तो ये एक्चुअली इस तरह से कुछ होता है। तो आप इसको वैसे ही करो जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, इसका आप बनाओ फिशर प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ, और न्यूमैन प्रोजेक्शन में उसको पहले तो उसका एक्लिप्स फॉर्म बनेगी, तो पहले उसके एक्लिप्स फॉर्म बनाते हैं। देखो ये मेथिल टॉप पे बैठा दिया, ये फ्रंट कार्बन है ना, और Cl राइट साइड आ गया, H आ गया आपका राइट साइड, और इस इतने पार्ट को फोल्ड कर दीजिए, इसके पीछे ले जाइए फोल्ड करते हुए, तो H आ जाएगा Cl के पीछे, है ना, H आ गया Cl के पीछे। ठीक है, यस, तो सिस फॉर्म H आ गया Cl के पीछे, हाँ Cl आ गया H के पीछे और मिथिल के पीछे मिथिल, तो ये एक्लिप्स फॉर्म हो गई। ठीक है, अब लेकिन हम लोगों को बनाना है इसका एंटी कन्फर्मर।
ठीक है, तो एंटी कन्फर्मर बनाने के लिए हमें रोटेट कराना पड़ेगा। इसमें ऐसे रोटेट कराओ कि ये दोनों सीएल एक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 पे आ जाए, क्योंकि उस मैकेनिज्म में जो हेलोजन होते थे ना वो 180 पे होना जरूरी था, है ना। इसके जब ये कैटलिस्ट देते हैं NaI, तो इसको कितने से रोटेट कराना होगा? सर 60। 60 डिग्री, है ना। हाँ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्लोरीन को एंटी पे ले जाना है। तो 60 डिग्री से, आपने सही बताया, 60 डिग्री से रोटेट करा दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका, देखो मेथिल, ये क्लोरीन, ये H, और रियर कार्बन पे कहानी क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आएगा क्लोरीन के सामने क्लोरीन आ गया, और यहाँ मेथिल आ गया, ये H क्लोरीन मेथिल। ठीक है, अब इसमें वही वाली मैग्नी लग जाएगी, ये जो I माइनस होगा, ठीक है, वो Cl को निकाल रहा होगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा के बीच में मूव कर रहे होंगे, देन ये Cl निकल रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो इससे आपका जो बनेगा वो कन्फर्मर देखना पड़ेगा कैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेथिल, और ये आपका H, और रियर कार्बन पे ये मेथिल, और ये H। अब ये आप देख लीजिए कि सेम ग्रुप के बीच का एंगल क्या है, तो सेम ग्रुप 60 डिग्री पे आ रहा है ना। इसका मतलब ये हमारी सिस एल्कीन है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया सिस। ठीक है, दोनों मेथिल बेटा रखिए आप कितने डिग्री पे, सिस, है ना। 60 डिग्री और 120 पे सिस बनता है, तो ये सिस एल्कीन आपकी बनेगी इसमें। ठीक है, तो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बिहाफ पे आपको आंसर देना पड़ेगा, है ना। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है चैट बॉक्स में। आयुष्मान ने हाँ सही बताया, वेदांत ने बता दिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। ठीक है, कि अगर विक डाई हैलाइड है और NaI एसीटोन ले रहे हैं, तो ये भी ई मैग्नीज के अकॉर्डिंग है ना। Yes, आ sir. रहा है बेटा सभी को समझ में, है ना। थोड़ा सा वो 3D में है, थोड़ा सा उसको विजुलाइज करके चलेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और E2 स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। तो यहाँ पे केवल एक ही स्टीरियो आइसोमर बनेगा, सिस बनेगा, ट्रांस वाला नहीं बनेगा, है ना। अगर वो मेजर माइनर भी पूछेगा, मेजर भी पूछेगा, तो मेजर इसमें एक ही प्रोडक्ट ही बन रहा है, तो वही मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, समझ में आ गई हो गया मेरे ख्याल से, है? अब इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक में, हॉफमान एलिमिनेशन क्या होता है। ठीक है ना, हॉफमान एलिमिनेशन। तो देखिए, हॉफमान एलिमिनेशन में वो सभी एलिमिनेशन आते हैं जिसमें जो एल्कीन बनता है वो आपका हॉफमान रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अगर एल्कीन हॉफमान रूल को फॉलो करके बन रहा है तो उस एलिमिनेशन को हॉफमान एलिमिनेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जो E2 काइनेटिक्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, इसमें हॉफमान एल्कीन जो होता है वही आपका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब हॉफमान एलिमिनेशन कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं जिसमें अकर होता है। हॉफमान एलिमिनेशन देखो लिखा हुआ है, हॉफमान एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग केसेस। कुछ केस डिस्कस किए जा रहे हैं और बोला था कि हॉफमान एलिमिनेशन उन्हीं केस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए पहला केस है व्हेन बेस इज बल्की। पहला केस है कि जब बेस कैसा हो हमारा, बल्की बेस हो। तो अगर बेस बल्की होता है तो वहां पर हॉफमान एल्कीन जो बनते हैं वो मेजर प्रोडक्ट बनने लगते हैं। ठीक है, ये शायद लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी किया था। जब बेस बल्की होते हैं तो वहां पर हॉफमान एल्कीन क्या होने लगते हैं, ज्यादा परसेंटेज बनने लगते हैं, वो मेजर प्रोडक्ट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया गया है
इसमें देखिए ये आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और इसमें आपका ये अल्फा कार्बन हो गया जिससे हेलोजन अटैच्ड है बेटा, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। अब इसके पड़ोस के दोनों कार्बन क्या हो गए, बीटा हो गया, एक राइट वाला बीटा हो गया, एक लेफ्ट वाला बीटा हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला भी बीटा ही है ना, और ये दोनों सेम है इसलिए मैंने एक को किसी को कंसीडर कर लूं। और बेस जिसने ले लिया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया, ये आपने क्या ले लिया, टी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और ये बहुत क्या होता है, बल्की बेस होता है ना। ये कैसा बेस होता है बेटा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बल्की बेस होता है। तो बल्की बेस बेटा वहां से एच निकालना पसंद करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ठीक है। तो ये जो 1 डिग्री वाला कार्बन आप देख रहे हैं, ये 1 डिग्री वाला मेथिल देख रहे हैं, यहाँ से वो निकालेगा क्योंकि वो खुद बहुत बल्की है। तो वो उस कार्बन से एच आसानी से निकाल पाएगा, या उस कार्बन से एच निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो यहाँ से एच निकालेगा तो यहीं पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और ब्रोमीन निकल जाएगा। तो आपका डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे आएगा, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये डबल बॉन्ड आ रहा है ना, चेन के कॉर्नर पोजीशन पे। और ये प्रोडक्ट आपका 78% यील्ड के साथ बन रहा है। और जिस प्रोडक्ट की यील्ड वैसे भी 50% से ज्यादा है, इसका मतलब वो मेजर है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका ये एल्कीन बन रहा है। और ये एल्कीन आप अगर ध्यान से देखो तो इस एल्कीन को आप लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी बोल सकते हो। हॉफमैन एल्कीन हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रहेगी, ठीक है, और इसी को आप हॉफमान एल्कीन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हॉफमान एल्कीन भी बन रही है, हॉफमान एल्कीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन रही है। बाकी इसमें कुछ परसेंट में 12% के आसपास वो भी बन रहा होगा सैरजफ एल्कीन भी, लेकिन उसकी परसेंटेज यील्ड कम होगी तो वो आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कंडीशन तो ये आपको ध्यान रखनी कि जब भी बेटा बेस बल्की होगा तो वहां पे हॉफमान एलिमिनेशन होगा। फाइनली हॉफमान एलिमिनेशन जब भी होता है तो उसमें हॉफमान एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट सर थोड़ा होती ऊपर है, दिखा दीजिए एक मिनट। ठीक है। यस सर। तो ये सर आपको ओके सर। है ना कंडीशन, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एक कंडीशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। और भी कुछ कंडीशन होती है बेटा। तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है हॉफमैन एल्कीन की। तो दूसरी कंडीशन बोलते हैं व्हेन लीविंग ग्रुप इज पुअर लीविंग ग्रुप, बोलते हैं जब लीविंग ग्रुप बहुत पुअर होता है ना, लीविंग ग्रुप पुअर है या बैड लीविंग ग्रुप भी बोल सकते हो, तो भी वहां पे हॉफमैन एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसमें तीन आपको ये याद रखने हैं, ये तीन लीविंग ग्रुप आपको याद रखने हैं। एक तो फ्लोरीन याद कर लीजिए, हेलोजनों में फ्लोरीन, ठीक है। दूसरा ये Nr3+, ठीक है, और ये Sr2+। ये तीन ऐसे लीविंग ग्रुप है जो बहुत बेटा बैड लीविंग ग्रुप या पुअर लीविंग ग्रुप बोलते हैं, है ना। तो अगर ये प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, है ना, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो वहां पे भी बेटा हॉफमान एल्कीन बनने लगती हैं, ठीक है। वहां पे भी क्या बनने लगती हैं, हॉफमान एल्कीन। अब जैसे एक एग्जांपल लिया है उसने 1 2 3 4 टू फ्लोरो ब्यूटेन का, है ना। एक उसने क्या ले लिया है, 2 फ्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन वो करा रहा है किसके साथ, मेथॉक्साइड आयन के साथ। मेथॉक्साइड आयन आप जानते हैं कि निगेटिवली चार्ज बेस है तो बहुत क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। और हीट भी कर रहे हैं, हीट तो करना जरूरी है एलिमिनेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, ये फ्लोरीन जो कि बैड लीविंग ग्रुप है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस यहाँ से एच निकाल रहा है, ठीक है। जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है यहाँ से एच निकाल रहा है। और यहाँ पे जब एच निकाल रहा है तो ये वाली एल्कीन जो बन रही है ब्यूट 1 इन, ये 70% यील्ड के साथ बन रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हॉफमान एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, बट लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। लीविंग ग्रुप पुअर लीविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे आपका हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है।
इसके अलावा ये वाले दो भी याद रखना, एक ये क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, अगर जिन कंपाउंड में ये होता है ना लीविंग ग्रुप NR3+, उसे हम लोग बोलते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो अगर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट अगर है कोई, उसको हीट कर रहे हैं, तो वो भी बेटा हमेशा हॉफमैन एल्कीन ही देगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे आते हैं, कोई क्वार्टनरी अमीन आपको लिख के दे दिया जाएगा और उसको हीट किया जा रहा होगा, है ना। या हो सकता है कोई सिल्वर का सॉल्ट ऑल्ट भी दे दिया जाए, है ना, सिल्वर आयन के बेस में। तो होता क्या है कि देखो इसमें जैसे हीट कर, वैसे तो केवल हीट करने से हो जाती रिएक्शन, लेकिन सिल्वर आयन का सॉल्ट देने से क्या होता है कि सिल्वर आयन हैलाइड आयन के साथ तुरंत प्रेसिपिटेट करने लगते हैं। तो जैसे ही ये क्लोराइड आयन बाहर निकलने लगेगा, तो अकेला कटायन तो स्टेबल रहेगा नहीं, है ना। जैसे ही एनायन छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे, तो कटायन अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हॉफमैन एल्कीन बनेगा। अब यहाँ पे कौन सा एल्कीन बनेगा? हॉफमैन एल्कीन। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये आपका हो गया, इसमें देखो ऐसे समझो, जिस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, जिस कार्बन से क्या अटैच्ड है? नाइट्रोजन, वो हमारा कौन सा होगा? क्योंकि ये आपका लीविंग ग्रुप है ना, तो इससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होंगे अल्फा। ठीक है। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन क्या होंगे? बीटा। ठीक है, बीटा से डायरेक्टली बॉन्डेड गामा। और हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, बेस हमेशा वहां से H निकालना चाहेगा, ठीक है, जहां से, जहां पे बीटा हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, ज्यादा हो, है ना। तो सबसे ज्यादा बीटा हाइड्रोजन कहाँ दिख रहे हैं? ठीक है। तो सबसे ज्यादा बीटा हाइड्रोजन बेटा यहाँ दिख रहेंगे आपको। इस बीटा पे देखो, एक्चुअली दो और तीन, ये दो और एक, तीन हाइड्रोजन है, और इस पे दो ही है, और इस पे तो बीटा है ही नहीं, इस पे भी बीटा पे पास H नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो बीटा कार्बन है ना, इस पे तीन बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है। इस बीटा कार्बन पे कितने बीटा हाइड्रोजन है? 3 बीटा हाइड्रोजन है। और एक ये वाला भी है, लेकिन इसके पास बेटा दो ही बीटा हाइड्रोजन है। तो सैड क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में ये आपका पुअर लीविंग ग्रुप है N+N। ठीक है। तो ये बेटा हॉफमैन एलिमिनेशन होगा यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन होगा? हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन में आप वहां से H, बेस वहां से H निकालेगा जहां से, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, है ना, यहाँ से निकाल लेगा बेटा। और ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और इतना पार्ट पूरा लीविंग ग्रुप बन जाएगा बेटा। समझ रहे, ये बात समझ में आ रही? ये पूरा ही लीविंग ग्रुप बन जाएगा, इसमें NR3 लीविंग ग्रुप बन जाएगा बेटा पूरा। तो इसमें एल्कीन क्या होगा? एल्कीन इसमें आपको छोटी सी एल्कीन मिलेगी, 2 कार्बन की एल्कीन, एथिलीन। ठीक है। और ये आपका बन गया लीविंग ग्रुप। ठीक है। बोलो भाई, आई बात समझ में? Yes. यस सर। ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये आपकी एल्कीन हॉफमैन एल्कीन है यहाँ पे। ठीक है। बेस यहाँ से H निकाल रहा है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और ये आपका लीविंग ग्रुप बन गया। ये पूरा लीविंग ग्रुप बन गया इसमें। ठीक है। एक ये वाला चाहो तो आप लोग कर लो, ये AI EEE 2006 में देखो पूछा गया क्वेश्चन।
बी ऑप्शन। हाँ, कौन सा बी ऑप्शन है? यस। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। हाँ संभव बेटा, बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर भी। ठीक है, तो इसमें आपका बी बनेगा। ठीक है, बी आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें भी आप गौर कीजिएंगे तो ये जो सॉल्ट है, ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट में वो सभी सॉल्ट आते हैं जिसमें नाइट्रोजन से 4 एल्किल ग्रुप अटैच्ड है ना, इसको बोलते हैं देखो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर नाइट्रोजन से 4 एल्किल ग्रुप अटैच्ड, R1 R2 R, अभी मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ आपको, और इस पे प्लस का चार्ज है। ठीक है, और इसके साथ कोई एनायन भी होगा, वो कभी लिख के दिया जाएगा, कभी नहीं लिख के दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इसने देखो वही लिया हुआ है, यहाँ पे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट ही लिया हुआ है, और उसमें एक लगा दिया है मेथिल, मेथिल को लिख दिया CH3, और एक उसने एथिल लगा दिया है, इसको लिख दिया CH3CH2, और एक नॉर्मल ब्यूटिल CH3CH2CH2CH2CH3। ठीक है, हाँ बेटा एथीन बनेगा बिल्कुल वेदांग बेटा। तो इसमें ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। बीटा, मेथिल के पास बीटा है ही नहीं। ठीक है, एथिल में बीटा है, हाँ इसमें भी बीटा है, और इसमें भी बीटा है। अच्छा, यहाँ भी मेथिल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इतना आपको आइडिया होना चाहिए, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो ये हॉफमान रूल फॉलो करती है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बैड लीविंग ग्रुप में आता है। और हॉफमैन एल्कीन में बोलते हैं कि आप उस बीटा कार्बन से H निकालिए जिस पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा से ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा बीटा हाइड्रोजन आपको बेटा इस मेथिल पे दिखेंगे। इसमें देखो 3 बीटा हाइड्रोजन है, और इस पे 2 हैं, है ना, तो 3 से तो कम ही है। और यहाँ भी देखो तो 2 बीटा हाइड्रोजन, और यहाँ तो सबसे ही कम है, यहाँ पे 1 बीटा हाइड्रोजन है। तो बेस जो है ना बेटा, वो यहाँ से H निकालेगा, मेथिल का H निकालेगा। ठीक है, बेस जो है वो यहीं से H निकाल देगा बेटा। ठीक है, और बेस अगर यहाँ से H निकालेगा तो यहीं पे पाई बॉन्ड बनेगा बेटा, ये इतना पार्ट लीव कर जाएगा पूरा। तो एल्कीन आप समझ रहे हैं, केवल 2 कार्बन की एल्कीन ही बन पा रही है, मतलब ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है, बाकी एक्सक्यूज मी सर। ये लीविंग, हाँ बोलो बेटा। सर जैसे किसी केस में नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन सेम हुए तो फिर उसमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर बीटा हाइड्रोजन सेम हो जाए, मान लो कोई ऐसा एग्जांपल हो, तो फिर वहां पे ये देख लेंगे कि एल्कीन की स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है। सर लेकिन अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी देखने लगेंगे तब तो फिर नहीं, वो इसमें साइड एक इफेक्ट रूल चीज हो सुनो जाएगा। सुनो सुनो, एल्कीन की स्टेबिलिटी जिसमें कम होगी, क्योंकि जिसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो तो फिर सैडजफ एल्कीन हो जाएगी ना। यस सर, यस सर। तो आपको देखना पड़ेगा जिसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या हो, कम हो। हॉफमैन हॉफमैन में उल्टा करना पड़ेगा आपको। ठीक है यस सर। है ना, ये उसमें है। तो ये आपका हॉफमैन एलिमिनेशन का केस हो गया। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि अगर मान लो सेम बीटा हाइड्रोजन है तो जो ज्यादा एसिडिक होता है बेस, फिर उसको निकालता है, मतलब एसिडिक करेक्टर पहले देख लेना चाहिए, है ना। इफ लिख लेना, इफ बीटा हाइड्रोजन आर सेम। ठीक है, अगर मान लो बीटा हाइड्रोजन सेम है, देन बेस एलिमिनेट, बेस एलिमिनेट मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। ठीक है,
तो अगर बीटा हाइड्रोजन सेम होते हैं तो फिर जो ज्यादा एसिडिक होता है उसको बेस निकालता है ना। और मान लो एसिडिक करेक्टर भी सेम आ रहा हो तो फिर आप एल्कीन की स्टेबिलिटी में देख लीजिएगा कि एल्कीन जो लेस स्टेबल हो वो फिर हॉफमैन एल्कीन होगी। ठीक है। वो लोग क्लियर हो गई बात, यस सर। है ना। अब इसमें एक नेम रिएक्शन आती है, ये हॉफमान एलिमिनेशन में एक कोप एलिमिनेशन होता है। कोप एलिमिनेशन एक नेम रिएक्शन है और ये एक बेटा सेकंड हल्का सा ऊपर कर दीजिएगा बस। कोप एलिमिनेशन जो है ये हॉफमान एलिमिनेशन पे बेस्ड नेम रिएक्शन है ये। ठीक है। कोप एलिमिनेशन के नाम से आपको हो सकता है कहीं लिखा मिल जाए, तो समझ जाइएगा वो हॉफमैन एलिमिनेशन ही है। ठीक है। तो है लिख ना, लिया सर। कर लिया बेटा। देखो कोप एलिमिनेशन में होता क्या है, ये एक पाइरोलिसिस टाइप की रिएक्शन है। पाइरोलिसिस मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है ना। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं इसमें हम लोग। और किसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है? टर्सरी अमीन ऑक्साइड की होती है। मतलब टर्सरी अमीन का कोई ऑक्साइड होता है, उसको स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है, देखो टर्सरी अमीन ऑक्साइड हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन। मतलब ऐसा टर्सरी अमीन होना चाहिए जिसके पास कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन हो, है ना। और उसको अगर हम लोग स्ट्रांगली हीट करें अंडर थर्मल कंडीशन तो इस तरह के एलिमिनेशन को ही कोप एलिमिनेशन बोला जाता है। ये एक बस नेम रिएक्शन है और ये टर्सरी अमीन के ऑक्साइड ये रिएक्शन देते हैं। और ये एक तरह से बेटा जैसे ये हम लोग पढ़े थे ना क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, इसी तरह की रिएक्शन है। बस इसमें क्या था कि नाइट्रोजन से चारों तरफ क्या लगे हुए थे? एल्किल ग्रुप लगे हुए थे, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है। और एक के क्या होगा? ऑक्साइड आयन होगा। बस इतना फर्क होगा। ठीक है। तो जैसे आपको ये दिया हुआ है एक एमीन, ये एक एमीन ऑक्साइड है, टर्सरी एमीन ऑक्साइड। तो इसमें दो तो मेथिल ही लगा दिए आर, और तीसरा आर ये लिखा हुआ है, और चौथा तो ऑक्साइड है, और इसको हीट कर रहे हैं। तो इसमें भी बेटा आप देखेंगे तो वही तरीका है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही होगा। ठीक है। मतलब क्या होगा कि जिस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है एन प्लस, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप बनेगा बेटा, इसमें इतना पार्ट ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा। और इससे डायरेक्ट एन से डायरेक्टली बॉन्डेड अल्फा, वैसे अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, लेकिन इनके पास बीटा है नहीं, बीटा कार्बन। तो इसमें जो एच निकलता है ना वो बीटा से निकलता है। और अच्छा इसमें एच निकालेगा कौन? क्योंकि हॉफमैन एलिमिनेशन में तो बेस अलग से लेते थे हम लोग, है ना। इसमें अलग से बेस नहीं लेते हैं। इसमें जो ये O माइनस आप देख रहे हैं ना बेटा, यही बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है। ये O माइनस जो है ना यही बेस की तरह बिहेव करता है। और ये आपका बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यही लेके भागता है भाई। ठीक है। इसमें इसको थोड़ा सा आप स्टीरियो इसको लिखोगे ना, तो ये नाइट्रोजन फिर CH2 ये, तो ये ऑक्सीजन इस H के काफी नजदीक होता है। तो ये O माइनस जो है ना, ये ही बेस की तरह अटैक करेगा, वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएगा। ठीक है। और इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे अल्फा बीटा कार्बन की तरफ, है ना। बोलो भाई। और ये आपका लीव कर देंगे, लीविंग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। तो ये सिमिलर टू हॉफमैन एलिमिनेशन ही है, जैसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कर रहे थे। लेकिन इसमें जो बेस होता है ना, ये ऑक्साइड आयन ही बेस की तरह बिहेव करता है, और यही बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा लेता है। ठीक है। बोलो भाई। ये बन जाएगा, इसमें एक एल्कीन बन जाएगी, एक इसमें बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। हाँ, एक डिफरेंस बस है थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री में। स्टीरियो केमिस्ट्री बोलती है कि ये जो कोप एलिमिनेशन होता है सिन एलिमिनेशन होता है ना। यस जबकि जबकि अभी तक जितने एलिमिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे वो एंटी। सब वो सब एंटी एलिमिनेशन थे।
मतलब बेस और वो लीविंग ग्रुप के बीच में 180 एंगल जब बन रहा था तब वो एलिमिनेशन होगा। और इसमें बोलते हैं कि ये जितना मतलब कि ये O माइनस और H सेम साइड अगर होंगे तो एलिमिनेशन आसान होगा, क्योंकि ये एक इंट्रामोलिकुलर टाइप का एलिमिनेशन है। तो O माइनस जो बेस है वो जितना नजदीक होगा H के, है ना, उसको निकाल पाना उसके लिए इजी होगा। तो इसके ओरिएंटेशन सिन फेवर करती है। और अगर ये उल्टा हुआ, एंटी पे हुआ, तो एंटी पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। जैसे ये O माइनस मान लो इधर हुआ, तो इधर से अटैक करके मतलब वो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो एंटी एलिमिनेशन ना होकर कोप एलिमिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एलिमिनेशन। ठीक है। बस ये स्टीरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अपोजिट नेचर होता है कोप के एलिमिनेशन का। बाकी प्रोडक्ट वैसे ही बनता है बेटा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है। तो आपका ये E2 कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अब इसमें एक कंपैरिजन कर लेते हैं भाई SN2 और E2 में। ठीक है, SN2 E2 में क्या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो SN2 जो है वो आपका कितने स्टेप की रिएक्शन होती है, याद है किसी को? बताओ। One step. One step. फर्स्ट वन स्टेप। वन है ना। हाँ, तो SN2 1 स्टेप होती है, बिल्कुल सही बेटा। लेकिन E2 भी तो, E2 कितने स्टेप होती है? One. वन स्टेप। E2 1 स्टेप है ना। तो ये तो बात सिमिलरिटी दिख रही है यहाँ पे दोनों में, कि नंबर ऑफ स्टेप सेम होते हैं। SN2 भी 1 स्टेप, E2 भी 1 स्टेप। फिर रिएजेंट कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और हीट भी होना चाहिए उसके साथ में। ठीक है। तो हीटिंग जरूरी होती है E2 में। ठीक है। अच्छा, फिर सॉल्वेंट में बोलते हैं कि सॉल्वेंट इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर फेवर एप्रोटिक। करते हैं, है ना। SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और इसमें भी वही कंडीशन है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ज्यादा फेवर करते हैं। ऐसा नहीं कि पोलर प्रोटिक में होती नहीं E2, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन पोलर प्रोटिक में ज्यादा रेट फास्ट होता है एज कंपेयर टू पोलर प्रोटिक। ठीक है। रिएक्टिविटी में, हाँ, अभी तक देखो शुरुआत के 3 पॉइंट में तो आपको लग रहा है कि सिमिलरिटी टाइप की दिख रही होगी, और पहला और तीसरा पॉइंट तो बिल्कुल ही सेम दिख रहा है। रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे डिसिमिलरिटी देखेगी। SN2 में सबसे ज्यादा रेट होता था 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, है ना, 1 2 3 चल रहा था। लेकिन E2 में जो एल्किल हैलाइड के रिस्पेक्ट में अगर डिग्री के रिस्पेक्ट में लिखा जाए, है ना, तो अपोजिट होता है बेटा। सबसे ज्यादा रेट होता है बेटा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देखिए अपोजिट है बिल्कुल, है ना, E2 SN2 में। काइनेटिक्स के हिसाब से देखें तो इसमें रेट डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल किसके किसके कंसंट्रेशन पे, एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन। ठीक है। और E2 में रेट डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड और बेस के कंसंट्रेशन। ठीक है। ऑर्डर दोनों ही का 2 होता है, ऑर्डर तो दोनों का ही 2 होता है, मतलब दोनों ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है? तो SN2 आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, जिसमें इन्वर्जन क्या होता है, अकर होता है। ठीक है ना। उसमें वाल्डेन इन्वर्जन होता है, बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। और E2 जो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक के साथ साथ वो स्टीरियो सिलेक्टिव भी होती है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि केवल इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है, यूजुअली एंटी एलिमिनेशन। लेकिन ये बात कोप एलिमिनेशन के बस एक एलिमिनेशन ऐसा है जिसमें सिन होता है, और वो है कोप एलिमिनेशन। इसीलिए यूजुअली वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। कि ज्यादातर केस में तो एंटी एलिमिनेशन ही होता है, लेकिन ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन भी नहीं कह सकते।
क्योंकि कोप एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन होता है। टेम्परेचर के लिए बोलते हैं SN2 के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है और E2 के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। ठीक है, बोलो भाई, आई बात समझ में? यस सर। तो ये वाला पॉइंट भी मतलब इससे थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाती है चीजें। ये एक तो वर्कशीट है, ये आपको शायद मैंने ग्रुप में भी शेयर की होगी वर्कशीट में। इसमें E2 पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे, ये आप लोग एक बार अटेम्प्ट करिएगा, है ना। सर एक ये मिनट कर दीजिए। E2 पे बेस्ड सारे इसमें यस सर। क्वेश्चन दिए। यस सर डन। है ना, हो गया बेटा? चलो फिर ठीक है, तो ये आप लोग एक बार कर लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसके आंसर भी देखो मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, एक बार अटेम्प्ट करके कर लेंगे तो आपको क्लियरिटी और आ जाएगी। अब इसमें बस एक मैकेनिज्म बचती है लास्ट में, E1 CV मैकेनिज्म। ठीक है, E1 CV जो मैकेनिज्म है, पहले तो उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि E1 E2 तो सिंपल टाइप की है, ये थोड़ा अजीब पढ़ने में भी लगती है। E1 CB क्या, ये COB क्या है? तो देखो, E1 का मतलब तो समझ में आ रहा है कि यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की एलिमिनेशन रिएक्शन। और C फॉर है बेटा कॉन्जुगेट, और B फॉर बेस। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ते हैं यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। इसको पूरा कैसे पढ़ते हैं? यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो इसमें कोई कॉन्जुगेट बेस होता है, वो आपका एलिमिनेशन कराता है बेटा। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस के द्वारा होता है एलिमिनेशन इसमें। अब क्या मतलब है, देखो इसको समझते हैं। तो इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन टू गिव इवन सीवी, है ना, क्योंकि ये कंडीशन जब लग रही होती तभी वहां पे इवन सीवी काइनेटिक्स एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो क्या कंडीशन है? कंडीशन बोल रही है कि एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जो ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो M में शो कर रहा हो -M इफेक्ट, ठीक है, या फिर I में वो स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट शो कर रहा हो। स्ट्रॉन्ग आई में -I में समझ रहे हो, जैसे आपका NO2 स्ट्रॉन्ग -I में आ जाता है। ठीक है बेटा, साइनाइड स्ट्रॉन्ग -I में आ जाता है। SO3H, हाँ SO3 ऐसा आ सकता है। और एक पढ़ाते हैं हम लोग CF3, है ना, CCl3, है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो आई में बहुत स्ट्रॉन्ग -I पर शो करते हैं। और अगर -M शो कर रहा हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, फिर तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए, जो -I और -M या I में -I स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसका। और अगर वो प्रेजेंट है बीटा पोजीशन पे, लीविंग ग्रुप के किस पोजीशन पे आके बैठ गया है? बीटा पोजीशन पे आके बैठ गया है। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बीटा पोजीशन पे बैठ गया आके विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप, तो समझ जाइए कि फिर वहां पे E1 CV काइनेटिक्स होगी। वहां पे जो एलिमिनेशन होगा ना, वो E1 CV काइनेटिक्स के थ्रू होगा। वहां पे जो एलिमिनेशन होगा वो E1 CV काइनेटिक्स के थ्रू होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है, जनरल एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप बैठा हुआ है। अभी लिविंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, अभी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन है, ठीक है, और अल्फा के पड़ोस वाला बीटा कार्बन है। और इस बीटा कार्बन पे बैठाल दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपको दिख रही हो क्वेश्चन में, ठीक है, यही आपको थोड़ा समझना है, इस तरह की सिचुएशन दिख रही हो कि लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा के पड़ोस वाला बीटा, वो बीटा पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बैठा हो और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो रही हो हीटिंग कंडीशन, तो वहां पे प्रोडक्ट आपका एल्कीन बनेगा। और एल्कीन जो बन रहा होगा उसकी जो काइनेटिक्स होगी वो E1 CV होगी, वो E2 से नहीं बनेगा, फिर वो E1 CV काइनेटिक्स फॉलो करेगा, है ना।
सबसे मेन बात यही है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि बीटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं बैठा हुआ है लीविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन पे, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा हो और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो रही हो तो वहां पर इवन सीबी काइनेटिक्स के थ्रू प्रोडक्ट बनता है बेटा, ठीक है ना। अब इसकी मैकेनिज्म अगर देखो तो बेटा 2 स्टेप में होती है इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए कैसे होती है। पहला स्टेप जो होता है, पहले स्टेप बोलते हैं फर्स्ट स्टेप कंसिस्ट ऑफ ए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय ए बेस जनरेटिंग ए कार्बन आयन। बोलते हैं कि पहले स्टेप में जो आपका बेस होता है वो बीटा कार्बन के प्रोटॉन को चुराता है और एक वहां पे इंटरमीडिएट तैयार कर देता है जिसको बोलते हैं कार्बन आयन। इसमें इंटरमीडिएट बनता है, वो कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे ये आपका अ, जो कंपाउंड है इसका ये वाला कार्बन तो हो गया बेटा जिस कार्बन से अटैच लीविंग ग्रुप अल्फा, और ये आपका बीटा, ठीक है। और बेस क्या करेगा, बेस यहाँ पे बेटा ये अटैक करेगा बीटा कार्बन पे, ठीक है बेटा, ये अटैक करेगा बीटा कार्बन पे, वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जब बीटा कार्बन एलिमिनेट हो रहा होगा तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये इसी बीटा कार्बन पे आके बैठ जाएगा। ये बॉन्ड पेयर अभी मूव नहीं करेगा, जैसे E2 में क्या होता था वो मूव करता था और इसी स्टेप में लीविंग ग्रुप को हटा देता, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। ये बॉन्ड पेयर इसी कार्बन पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड पेयर कार्बन पे आगे बैठ गया तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखेगा जिसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, कार्बन आयन, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, इंटरमीडिएट बन रहा है, और इस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्बन आयन, क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए जो कार्बन आयन बोलेंगे। और पहला स्टेप इसका बेटा रिवर्सिबल होता है ना। फास्ट स्टेप वैसे भी सारे रिवर्स मतलब है ना, तो रिवर्सिबल स्टेप या वैसे भी फास्ट होते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए सेकंड स्टेप में, इन सेकंड स्टेप कार्बन आयन लूजेस ए लीविंग ग्रुप टू फॉर्म एल्कीन। अब क्या होगा, ये जो कार्बन आयन बना है ये आके अब ये अटैक करेगा, अब ये सॉरी शिफ्ट होगा है ना, ये अब अल्फा बीटा कार्बन के बीच में मूव करेगा, ठीक है। और इस स्टेप में वो लीविंग ग्रुप को निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है कि जो कार्बन आयन बना है वो मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, Lg माइनस निकल गया देखो, है ना। और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन। और इसका जो सेकेंड स्टेप है ना यही आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप इस काइनेटिक्स का क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट है। अब आपको लग रहा होगा सर ये कार्बन आयन क्यों बन रहा है, तो इसके पीछे रीजन आप समझ पा रहे हो। सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो लोन पेयर को रखा होगा उसी पे। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो -I या -M जो भी लगा रहा होगा उससे वो कार्बन आयन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है ना। वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा यहाँ से, तो ये जो कार्बन आयन हो रहा है वो स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कार्बन आयन का बनना यहाँ फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि वो कार्बन आयन स्टेबलाइज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबलाइजेस द कार्बन आयन, ठीक है। वो कार्बन आयन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। बोलो भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर देता है, इसलिए इसका बनना फेवरेबल हो जाता है E1 सीबी, ठीक है। तो ये इसमें बात है। अब इसमें कौन सी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है जो हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि ये इट इज ए, बताओ कितने स्टेप मैकेनिज्म है, 1 स्टेप की 2 स्टेप, Two. टू Two स्टेप है ना।
तो ये आपकी 2 स्टेप मैकेनिज्म हो गई, बिल्कुल सही। फिर इसमें कह रहा है फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस। अच्छा देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप एसिड बेस ही है, क्योंकि बेस ने एसिड को देखा हो, एसिड ने बेस को देखा हो, आंखों आंखों में एसिड बेस हो गया, है ना। मतलब बेस एसिड को लेके भाग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पहला स्टेप एसिड बेस है। और एसिड बेस स्टेप होने के साथ साथ ये रिवर्सिबल भी है, ये एक इसमें खास बात है। क्योंकि ज्यादातर E1 E2 में भी एसिड बेस हो रहा था, लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं था, है ना। यहाँ पे एसिड बेस वाला स्टेप जो है वो रिवर्सिबल भी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है सेकेंड स्टेप इज स्लो। सेकेंड स्टेप स्लो है, और स्लो स्टेप क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। तो सेकेंड स्टेप स्लो भी है, और साथ ही साथ क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS है, ठीक है। सेकेंड स्टेप स्लो भी है, और कैसा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, रेसमिक सॉरी रिएक्शन मिक्स मैकेनिज्म इज डैश डैश डैश। रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो बताइए इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयन। कार्बन आयन बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है। अच्छा कार्बन आयन क्या कभी रीअरेंज करता है क्या, नो नो है ना। तो ये कभी रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। कार्बोकटायन बनता तो कर सकता था, जैसे E1 में कार्बोकटायन बनता था, ठीक है। तो वो रीअरेंज कर जाता था, तो इसीलिए बोला जाए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें कार्बन आयन है, सो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसलिए इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। फिर इसमें कहा जा रहा है काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो इसका पहला ये वाला स्टेप क्या है, स्लो है, सेकेंड स्टेप, ठीक है। और इस स्टेप में हमारा क्या तैयार हो गया है, कार्बन आयन, है ना। तो इसका मतलब ये देखा जाए तो रेट केवल किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कार्बन आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर कोई पूछे ऑर्डर क्या है इसका, तो बोल दीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन है, क्योंकि ऑर्डर इसका कितना आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। फिर अगले पॉइंट में कह रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, वो डैश 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 इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा हाइड्रोजन। हाँ तो इंक्रीजेस ये इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक तरह से बीटा हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, क्योंकि जैसे ही भैया वो H लेके भाग रहा है तो कार्बन आयन को स्टेबल कर रहा है। और ये हम लोग उसमें पढ़े थे GOC2 में, कि एसिड का H निकलने के बाद अगर इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाता है ना, तो फिर वो हाइड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उस एसिडिक हाइड्रोजन की, उसके निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन आयन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है, वो एक तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बीटा हाइड्रोजन जो है, बीटा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और अगर वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो जितना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना ये स्टेप रिलेटिवली क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। उतना कार्बन आयन ये इक्विलिब्रियम जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना कार्बन आयन ज्यादा कंसंट्रेशन में बनेगा, और जितना कार्बन आयन ज्यादा कंसंट्रेशन में बढ़ेगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट की भी यील्ड बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ E1 CV काइनेटिक्स का रेट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर, ठीक है। क्योंकि इंटरमीडिएट
को स्टेबल कर रहा है, वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है। जितना कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा उतना E1CB का रेट ज्यादा होगा, है ना। तो अगले पॉइंट में देखो ये लिखा है, रेट ऑफ E1CB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, एक तरह से वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा, देखो अगर -M वाले ग्रुप होंगे तो वो ज्यादा कार्बन आयन को स्टेबल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर -I वाले ग्रुप होंगे तो वो करेंगे, लेकिन -M के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम करेंगे, स्टेबलाइज, है ना। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले प्रायोरिटी हम लोग दिया करेंगे -M वाले ग्रुपों को, क्योंकि -M वाले जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे कार्बन आयन को, ठीक है, रिलेटिवली -I इफेक्ट वाले ग्रुप। तो पहले प्रायोरिटी देंगे -M वालों को, फिर -I वालों को, ठीक है ना। बोलो भाई, इतनी बात आई समझ में। यस फिर इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, कीटोन हो गया बेटा, एल्डिहाइड हो गया, SO3H, CF3, CCl3, ये जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और ये E1CB को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। क्योंकि जैसे NO2 में देखो तो -M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है, बहुत अच्छा है ये। CN में -M भी -I, इसमें भी -M और -I, यहाँ से यहाँ तक तो -M -I वाले। और CF3 और CCl3 में M तो नहीं लग रहा है, लेकिन इनका -I बहुत जबरदस्त होता है ना, इनका -I काफी ज्यादा होता है। तो बोलते हैं कि ये जो है कुछ पर्टिकुलर, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये बीटा पोजीशन पे कार्बन आयन को अच्छा खासा क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। ये बीटा पोजीशन पे जो कार्बन आयन बन रहा है उसको खूब बढ़िया से स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। यस अच्छा, कभी ऐसा हो कि एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो और E1CB वहां पे हो सकती हो, तो वहां पे देखना कि जो बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा वो वाला फिर एलिमिनेट कराना आप लोग, ठीक है। अगर एक से मतलब दो दो डिफरेंट टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, है ना, और फिर देख लेना कि उसमें ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो जो ज्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन होगा ना वो एलिमिनेट हुआ करेगा E1CB में, ठीक है। दूसरा कहते हैं जो पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं वो भी फेवर करते हैं E1CB काइनेटिक्स को। पुअर लीविंग ग्रुप जो होते हैं या बैड लीविंग ग्रुप, वो भी E1CB काइनेटिक्स को फेवर करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट इज अ नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिएक्शन जो E1CB है ना वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। जैसे E2 जो थी ना वो स्टीरियो स्पेसिफिक भी थी और स्टीरियो सिलेक्टिव भी थी, ठीक है। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। लेकिन ये रिएक्शन रेजियो सिलेक्टिव है, ठीक है। रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, तो रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन वो होती है जिसमें एक से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट का यील्ड, परसेंटेज यील्ड बाकियों के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफर कर रहा होता है ना। तो कोई एक प्रोडक्ट अगर प्रीडोमिनेंटली फॉर्म हो रहा होता है तो उसे फिर हम लोग रेजियो सिलेक्टिव बोल देते हैं। तो E1CB आपकी रेजियो सिलेक्टिव होती है, और इसमें भी बेटा हॉफमान प्रोडक्ट जो होता है ना, हॉफमान प्रोडक्ट वो ही बनता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बड़ी काम की बात है, ठीक है। और स्पेशली जब ये लीविंग ग्रुप होते हैं फ्लोरीन, NR3, SR2, तो वहां पर ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। सर एक बार रेजियो सिलेक्टिव जी क्या होता रेजियो सिलेक्टिव में जैसे मान लो कि एक रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और एक की यील्ड बन रही मान लो 5% और एक की बन रही 95%, या एक की बन रही है 10%, एक की बन रही 90%, तो दोनों की परसेंट यील्ड में देखिए लार्ज डिफरेंस है ना। तो है? कोई एक प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन बन एक से ज्यादा प्रोडक्ट रहे होते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को रेजियो सिलेक्टिव बोलते हैं। ओके सर।
है ना, मतलब कंपेरेबल यील्ड के साथ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं लाइक एमईओ माइनस मेथॉक्साइड आयन हो गया, एथॉक्साइड आयन हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर करते हैं E1 CV को। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो E2 को भी फेवर करते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस E2 को भी फेवर करते हैं, E1 CV को भी फेवर करते हैं। तो ये बात तो दोनों के लिए कॉमन है ना, ये बात दोनों के लिए क्या है, कॉमन है यहाँ पे। बोलो भाई। Yes. Yes, sir. है ना, और इसमें क्या है, सॉल्वेंट की बात अभी तक नहीं हुई है ना, तो इसमें लिख लीजिए कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस रेट ऑफ ENCB। मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो E1 CB के रेट को इनहांस कर देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। फिर इसमें रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्किल हैलाइड में, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर E2 में होता है ना वही E1 CB में होता है। तो ये दोनों के लिए सेम है, E1 E2 और E1 CB का सेम होता है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट सबसे डिफरेंट टाइप का पॉइंट है, बोलते हैं कि जो E1 CB मैकेनिज्म होती है वो डी एक्सचेंज उसमें ऑब्जर्व होता है, डी एक्सचेंज बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज को, ठीक है। E1 CB मैकेनिज्म में डी एक्सचेंज ऑब्जर्व होता है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। और ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या होता है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है E1 CB की। इसका देखो मतलब आपको समझाता हूँ कि डी एक्सचेंज क्या कहना चाह रहा है। देखो ये एक इसका मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया आपका ये कंपाउंड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने कराई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ETO माइनस, और उसमें जो सॉल्वेंट है ना, जैसे एथेनॉल की जगह एथेनॉल के हाइड्रोजन को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ड्यूटेरियम से, ठीक है, ये ले लिए। तो ऐसा करने पे क्या होगा, देखिए ऐसा करने पे दो प्रोडक्ट बनते हैं पैरेलल में। देखो क्या होता है कैसे, इसमें पहले स्टेप में देखिए ये कार्बन आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो पहले क्या होगा, बेस किसको चुराता है बताओ, पहले बेस क्या करेगा, ठीक है, पहले बेटा बेस क्या करेगा, वो जो बीटा हाइड्रोजन है उसको निकालेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, इसी बीटा कार्बन पे कार्बन आयन तैयार कर देगा। तो ये देखो कार्बन आयन बन गया, ठीक है। अब देखो ये स्टेप रिवर्सिबल है, अब इसको समझने की कोशिश करिए, ये स्टेप रिवर्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक इसके रिवर्स मैनर में जो रिएक्शन हो रही है, मतलब जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, उसको इधर दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, इधर साइड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ये बेस जो जो कार्बन आयन बना है ना बेटा, ये ETOD, ये इसके ड्यूटेरियम आयन पे अटैक करने लगेगा। ये किस पे अटैक करने लगेगा, इसके ड्यूटेरियम आयन से प्रोटोनेट होने लगेगा, और यहाँ पे कार्बन आयन जो बना है ना बेटा, यहाँ पे ड्यूटेरियम आके बैठ जाएगा, ठीक है। और आपको लगेगा सर यहाँ तो एलिमिनेशन आपने कराया ही नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, ये कोई एलिमिनेशन थोड़ी ना, ये तो एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई, है ना। देखो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन ने इस एथॉक्साइड आयन ने इसका H चुराया, ये जो बेस कार्बन आयन बना और बेस, अब ये कार्बन आयन बेस बन के सॉल्वेंट का D चुरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे बन रहा है, ये कुछ मॉलिक्यूल इसके ये ना बना के कुछ मॉलिक्यूल इसके ये बनाने लगेंगे, बात समझ में आ रही है। तो एक प्रोडक्ट ये बनना शुरू हो जाता है पैरेलल में। दूसरा एलिमिनेशन तो बेटा चल ही रहा होगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। एलिमिनेशन से क्या होगा, एलिमिनेशन से बेटा ये जो आप देख रहे हैं बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये कार्बन आयन वाला ये मूव करेगा,
और इन तीनों में कोई एक हैलोजन, तीनों जब सेम ही है तो तीनों की लीविंग ग्रुप सेम ही, उसको हटा देगा। इससे आपका एल्कीन भी बन रहा होगा। ठीक है, तो एल्कीन तो बन ही रहा है एक प्रोडक्ट, लेकिन पैरेलल में एक प्रोडक्ट जो बन रहा है ये डी एक्सचेंज की वजह से बन रहा है, और दोनों की ईल्ड यहाँ पे सिग्निफिकेंट ईल्ड बन रही होगी। मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही बन रहा होगा, 60% के आसपास नियरली, तो ये 40% आसपास बन रहा होगा। मतलब ठीक ठाक ईल्ड के साथ, कंपेरेबल ईल्ड के साथ दोनों बन रहे होंगे। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये बोलते हैं कि ये इस प्रोडक्ट को बोलते हैं ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज की वजह से बन रहा है। और डी एक्सचेंज बेटा इसी में देखने को मिलता है, E1 E2 में नहीं देखने को मिलता है ना। अगर E1 E2 में ऐसा करेंगे तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है वहां पे। ठीक है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है डी एक्सचेंज, वो केवल किसकी प्रॉपर्टी है? ये केवल E1 CB की प्रॉपर्टी है ना। तो ये है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये है। इसमें देखो आपको कंडीशन बस समझनी है। इसमें देखिए ये आपका ब्रोमीन लीविंग ग्रुप हो गया। ठीक है, ब्रोमीन आपका क्या हो गया? लीविंग ग्रुप हो गया। और इस ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और ये बीटा कार्बन। ठीक है, और बीटा कार्बन पे देखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है, क्योंकि कार्बोनिल खुद में एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं? और फेनिल भी तो है इलेक्ट्रॉन, इसमें तो दो दो ग्रुप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, समझ पा रहे हैं? इसमें एक बीटा कार्बन, एक रुक जाओ, बीटा कार्बन भी तो होगा, है ना। बीटा कार्बन के बिना थोड़ी ना रिएक्शन होगी। तो एक कार्बन और लगाओ, अब सही बन गया बेटा। ठीक है, बीटा कार्बन ये वाला है इसमें। ठीक है, क्योंकि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए ना, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन ही नहीं होगा वो, चाहे E1 हो चाहे E2, कोई भी मैकेनिज्म नहीं। तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ETO माइनस है वो इसको निकालेगा। ठीक है, और यहीं पे क्या बना देगा वो, इस बीटा कार्बन पे एक पहले कार्बन आयन बनाएगा। ठीक है, अब ये कार्बन आयन मूव करेगा लीविंग ग्रुप की तरफ, और इसके मूव करने की वजह से Br बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो भाई, आई बात समझ में? Yes. तो ये E1 CB काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे ये वाला भी देख सकते हो, सेकंड एग्जांपल। इसमें ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन इस बीटा पे ये जो ग्रुप बैठा दिया है ना, ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें NO2 का लग रहा होगा, -I भी लग रहा होगा, है ना, और -M भी लग रहा होगा। ठीक है, तो ये बीटा हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हो गए होंगे। अब बेस को पसंद है ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन, तो बेस इसी हाइड्रोजन को चुरा के भागेगा और यहीं पे कार्बन आयन तैयार कर देगा। ठीक है, इसी बीटा कार्बन पे क्या क्या तैयार कर देगा? कार्बन आयन। और फिर वो अगले स्टेप में मूव करेंगे टुवर्ड्स अल्फा कार्बन, और क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बन जाएगा तो, है ना। Yes. इस वाले में भी सेम वही चीज आपको देखने को मिल रही है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक है, बीटा कार्बन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा दिए, -I -M सभी तो शो कर रही है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, इसी का H निकाल लेगा भाई, इसका H अलग कर लो। ठीक है, बेस इसी का H निकालेगा, यहीं पे कार्बन आयन बना देगा, ये कार्बन आयन यहीं बन जाएगा, PH
SO, और वो कार्बन आयन खूब स्टेबलाइज भी हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप देख रहे हैं वो उसको स्टेबलाइज भी कर रहा है। अब ये मूव करेगा और इस स्टेप में लीविंग ग्रुप को निकाल देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है yes, है ना। इसमें भी देखो बेस क्या करेगा, इसको निकालेगा सर अल्फा टाइम हो पे। गया। अच्छा बस यही दो ही एग्जांपल बचे हैं, अब रही नहीं कुछ, है ना, तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो बेस इसको निकाल लेगा अल्फा हाइड्रोजन को, और यहीं पे बेटा पाई बॉन्ड आ जाएगा। पहले वो कार्बन आयन बनेगा, बाद में पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो इसमें भी E1CB ही लग रही है। ठीक है, लास्ट में इसमें भी देख लो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बेस यहाँ से H निकाल लेगा। ठीक है, इसको निकालेगा, यहीं पे कार्बन आयन बना देगा, और ये कार्बन आयन, अच्छा ये SME2 समझ में आ रहा है, ये वो है सर सेकंड लीविंग ग्रुप क्या था? इसमें ये है लीविंग ग्रुप पूरा, ये जो पुअर लीविंग ग्रुप होता है ना, पुअर लीविंग ग्रुप फेवर करते हैं SN2 को। पुअर लीविंग ग्रुप आसानी से निकलना नहीं चाहते ना, तो इसमें जो कार्बन आयन बनता है ना, ये धक्के दे के निकालता है इनको है ना। तो पुअर लीविंग ग्रुप को हटाने में ये वाली मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है ना, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप आसानी से हटना चाहता है। हाँ बेटा कौन सा? सब पुअर लिविंग ग्रुप निकलते हैं इसमें। नहीं ऐसा नहीं कि पुअर लिविंग ग्रुप ही निकलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पुअर लिविंग ग्रुप को निकालना है तो E1CB ज्यादा फेवर करती है। E2 से भी निकलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप, लेकिन E1CB रिएक्शन काइनेटिक्स ज्यादा फेवर करती है। सर CCl3 वाला बता दीजिए, इसके ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला, अच्छा। तो उसमें देखो, उसमें बीटा हाइड्रो, देखो हाइड्रोजन इसमें एक ही जगह पे है ना, यही हाइड्रोजन आपको दिख रहा है केवल, तो इसका मतलब यही हाइड्रोजन एसिडिक होगा, और तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये फिर बीटा कार्बन मान लो, ये अल्फा कार्बन मान लो, तो बेस बेटा इसी को निकालेगा और यहीं पे बनाएगा कार्बन आयन पहले इस कार्बन पे। ठीक है, और फिर ये मूव करेगा, इन 3 Cl में किसी एक को निकाल देगा। ठीक है, उन 3 Cl में कोई एक निकल जाएगा। ठीक, क्लियर, बात समझ में आ रही? यस। यस। बस इसमें यही है, इतना ही है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है ना, आपका ORM4 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग सीट के क्वेश्चन लगाइए, सीट के क्वेश्चन लगाइए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग के लिए डिस्कशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैसेज में कर दूंगा, जो सीट आप बोलो तो उसको पहले कर देंगे डिस्कस।